अनुभूति अगर अव्यक्त ना हो तो आदमी अपने को ठगा हुआ या अधूरा महसूस करता है। मिथुन लग्न या राशि के लोग रिजिड होते हैं, अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं किसी पॉइंट की। ऐसे कई फिल्म स्टार भी हैं जिनका लग्न सिंह है या राशि सिंह है और ये एक्टिंग इतनी बढ़िया करते हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि एक्टिंग कर रही है। कर्क राशि के लोगों के लिए क्या संदेश दे रहा है? अगर इनकी आंखें आप देखें क्रैब की तो दूर से दूरबीन की तरह दिखती है, तो दूरदृष्टा भी होते हैं, तो प्लान कर लेती है कि 10 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। इस राशि की विशेष खूबसूरती क्या है जो इन लोगों को दूसरों से अलग करती है? शुद्ध मन धोखा नहीं देता और उस शुद्ध मन को अगर बुद्धि पकड़ ले तो वो कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। तो कई कार्य ये लोग ऐसे करते हैं कि चमत्कार कर देते हैं। चंद्रमा चूंकि घटता बढ़ता रहता है तो ये अंदर से डरपोक भी होते हैं, लेकिन वो डर व्यक्त नहीं करते। कन्या का आदमी अगर एडवाइजर आपका हो, आपका मित्र हो, आपके आसपास हो, तो इससे बेहतर आदमी आपको मिलेगा नहीं। इतना ऑनेस्ट आदमी नहीं मिलता। नमस्कार, मैं कविता चैतन्य एबीसी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज पुनः डॉक्टर अजय भामी जी हमारे साथ हैं कुछ राशियों के बारे में कुछ और ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, हमने पहले बात की थी मेष राशि की, जहाँ से आपने बोला ये अपरिपक्व राशि है। यहाँ से जो मनुष्य की शुरुआत हुई पहाड़ों से और गुफाओं से। फिर वृष राशि में बात की हमने कि यहाँ से वो उसका विकास मैदानों में व्यक्ति आया और वहाँ से उसकी विकास की यात्रा शुरू हुई। आज मिथुन राशि की बात करते हैं। तो मिथुन राशि से वायु तत्व राशि है। तो यहाँ भी मैं आपकी बुक से कुछ लाइनें मैंने कोट की हैं कि आपने लिखा है यहाँ, शब्द की उत्पत्ति आकाश से हुई और वायु के माध्यम से इसका प्रसार हुआ और यहीं से मनुष्य के विचारों को कल्पना मिली, क्योंकि वायु तत्व राशि है तो उसके विचारों को एक उड़ान मिली। तो यहाँ आप किस तरह की उड़ान की बात कर रहे हैं आप? देखो, वेद बोलते हैं कि शब्द की उत्पत्ति आकाश में हुई जी, और शब्द को पृथ्वी पर आने का एक ही मार्ग था, वायु जी। और जो मिथुन राशि है हमारी, ये तीसरी राशि है और ये वायु तत्व राशि है। तो शब्द को ये दूसरे लोक से, ऐसा बोल सकते हैं, स्वर्ग लोक से, या लोक तो बहुत है ना, तो उस लोक से पृथ्वी लोक पर लाती है। तो इसलिए हमने लिखा था उसमें कि शब्द ब्रह्म वाक्य है, जो ब्रह्म का वाक्य है, जी, जी, जी। वो पृथ्वी पर आने में वायु का बड़ा भारी योगदान है। तो पर यहाँ पर मिथुन राशि की बात करेंगे तो यहाँ अभी उसके विचारों को दिशा मिल रही है या अभी वो दिशाहीन ही है, उसे प्रयास करने होंगे? इस राशि का जो स्वरूप है, अगर हम इसको रेखा चित्र से समझें तो या इसकी प्रतीक समझें तो एक पुरुष और स्त्री आपस में आमने सामने खड़े हैं जी। और आलिंगन की अवस्था में हैं और दोनों युवा हैं जी। तो पहली बात तो ये कि ये जो राशि है, तीसरी राशि, यहाँ पहली बार ये मनुष्य राशि है। पहली राशि जो एरीज जो है वो वहाँ हमको मेढ़ा मिलता है, हाँ जी। दूसरी में हमको बैल मिलता है टॉरस में। यहाँ पर पहली बार हमको मनुष्य मिलता है। जी, जी। मनुष्य का भी युगल मिलता है, जी, कपल, जी, बिल्कुल। दोनों हैं। तो दोनों बराबरी के हैं और जब दोनों बराबरी के होते हैं तो वहाँ पर संवाद होना बड़ा आवश्यक है, कम्युनिकेशन होना बहुत आवश्यक है। तो एक डिज़ायर है कि आदमी के भीतर कि मैं अपने को अभिव्यक्त करूं। जी। हर आदमी अनुभूति से गुजर रहा है दिन रात। जी हाँ। उस अनुभूति को वो अभिव्यक्त करना चाहता है। अनुभूति अगर अभिव्यक्त ना हो तो आदमी अपने को ठगा हुआ या अधूरा महसूस करता है। बिल्कुल। तो वो उसको अभिव्यक्त करना चाहता है और उसके लिए उसे पात्र चाहिए। जी। आप हर किसी से अपने मन की बात नहीं कर सकते। कोई भी आदमी इस दुनिया में हर किसी से अपना दिल खोल के नहीं रखता। उसको दिल खोलने के लिए भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके बराबर हो, बराबर का हो। तो यहाँ पर जो प्रतीक है वो स्त्री पुरुष दोनों हैं। जी हाँ। दोनों आमने सामने हैं, दोनों हम उम्र ही हैं लगभग।
तो ऐसे में अब आपको अब यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, जी जो पुरुष एनर्जी है और स्त्री एनर्जी है, दोनों हैं जी हाँ और दोनों आलिंगन की अवस्था में हैं। जी तो आलिंगन एकदम से नहीं हो सकता। आलिंगन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो आप एकदम जवान भी हैं, सब कुछ हैं, तो आप एकदम से जाके आलिंगन की अवस्था में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसके माइंड को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वायु तत्व राशि है और इसका जो प्रतीक है बुध है, इंटेलिजेंस का ग्रह है। जी हाँ तो जो इंटेलिजेंस का ग्रह है, तो आपको पहले सामने वाले को इंटेलिजेंटली अपनी ओर कन्विंस करना पड़ेगा। जी हाँ अगर सामने वाला आपकी बातों से, आपकी विचारधारा से, आपके जो मूल्य हैं, जिनका जी हाँ। जो वैल्यूज़ हैं आपकी, जी जो आपके एथिक्स हैं, जो आप विचारधारा है आपकी, वो आप क्या कहना चाहते हैं और क्यों आप दोस्ती करना चाहते हैं। सामने वाला भी सोच रहा है कि ये मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहता है, ये मुझसे आलिंगन की अवस्था में क्यों आना चाहता है। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर अपना सर्वस्व लुटाऊं या समर्पित करूं, जी हाँ दोनों ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्त्री सोच रही है, पुरुष भी सोच रहा है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो आदमी का जो बेसिक मन है वो अभिव्यक्ति करना चाहता है, अनुभूति को बताना चाहता है। अनुभूति को बताने के लिए उसे अपने बराबर का आदमी चाहिए और अपने बराबर का आदमी चाहिए और ऐसा आदमी भी चाहिए जो, चूँकि ये दोनों राशियाँ बराबर की हैं, जो उससे तर्क वितर्क भी कर सके। जी ऐसा नहीं कि उसकी बात को मान ले। जी मैंने कोई बात बोली, आपने मेरी बात मानी, तो कोई तो संवाद नहीं हुआ, कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ, जी जी फिर तो डोमिनेशन हो गया। तो सामने वाला आदमी ऐसा चाहिए जो आपकी बात से एग्री करे और डिसएग्री करे। बिल्कुल जहाँ एग्रीमेंट हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो डिसएग्रीमेंट वाले पॉइंट हों। जब उन सबका समाधान हो जाए, जब वहाँ से संवाद हो, संवाद की अवस्था में हो, उससे पहले आलिंगन नहीं हो सकता। उससे पहले आलिंगन होगा तो वो आलिंगन स्थायी नहीं होगा। इसीलिए जो संबंध बनते हैं स्त्री पुरुष में, इसलिए वो ख़त्म हो जाते हैं वो, क्योंकि उसमें संवाद नहीं होता, उसमें कम्युनिकेशन नहीं होता। या मित्रों में जो संबंध बनते हैं, ज़रूरी नहीं है, या माँ बाप में संबंध बनते हैं, बेटा बेटी में संबंध बनते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्त्री है, प्रतीक तो स्त्री पुरुष है। अगर आपका बेटे के साथ में संवाद ठीक नहीं है तो आपके संबंध बहुत लंबे चलने वाले नहीं हैं। आपके भाई के साथ में, आपके दोस्त के साथ में, आपने देखा होगा, दो भाई लड़ने को तैयार हो जाते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। माँ बेटे का रूप नहीं चेहरा नहीं देखती, बेटा माँ का नहीं देखता, या बाप को बूढ़ा हो जाए तो लोग ओल्ड एज होम में छोड़ के चले जाते हैं। वो संवाद खत्म हो गया। तो संवाद होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये राशि बहुत इम्पोर्टेंट है। पर जैसे जोडिएक की पहली द्विस्वभाव राशि है, तो मतलब कहीं ना कहीं दोहरापन या डावाडोल की स्थिति तो रहती होगी ना इस राशि के लोगों में। बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। दूसरा क्या है कि जब भी आपका कोई तर्क है, आपने मुझसे कोई बात की, आप ही की बात कर लेते हैं, आपने कोई बात की तो जाहिर है आपने सोच समझ के बात की, आपने सोच समझ के बात की और आप को कन्विक्शन है उस बात का, और आपने सोचा हर एंगल से कि आपका जो रीजनिंग है, लॉजिक है, उस एंगल से आप जो बात कर रही हैं वो बात एकदम उचित है, और आपने मेरे को बात की और आपने चाहा कि मैं इस बात को मान लूँ, और मैंने उसको नकार दिया सिरे से। जब मैंने उसको नकार दिया तो अब इसमें आप इंसल्टेड फील करेंगी, सामने वाला इंसल्टेड फील करता है, क्योंकि उसने पूरी योग्यता के साथ, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, पूरे ज्ञान के साथ एक आपको आइडिया दिया और आपने उसे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया आउटराइट। अब वो हो गया रिजिड, क्योंकि उसने जो सोच के बोला था, समझ के बोला था, उसने पूरी बुद्धिमत्ता के साथ आपको एक प्रपोजल दिया और आपने किन्हीं कारणों से रिजेक्ट कर दिया। अब ये कारण उस आदमी ने सोचे नहीं। जी हाँ, उस आदमी ने सोचे नहीं। तो कई बार तो क्या होता है कि आपने खुद ही जो सोचा वो बहुत पुख्ता नहीं था, लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। आप अड़ जाएंगे कि अरे यार, मैंने तो सारी बात तो कर दी आपसे, अब आप क्या चाहते हैं। और सामने वाला कह रहा है बात तो इनकम्प्लीट है, मैं कर क्या दूँ इसके ऊपर,
अब साइन कर दीजिए, साइन की मैं कैसे करूँगा, साइन की योग्य नहीं है। तो वहाँ पर दोनों तरह की स्थितियाँ होती कहीं हैं। ना कहीं कई बार वो रिजिड हो जाता है, कई बार तो उसका खुद का प्रपोजल इनकम्प्लीट होता है, और कभी वो उसमें बदलाव नहीं करना चाहता जो सामने वाला चाहता है। तो इसलिए मिथुन लग्न या राशि के लोग रिजिड होते हैं, अच्छा, अड़ जाते हैं, रुड़ जाते हैं किसी पॉइंट की पर। जबकि मैं समझती थी कि ऐसे लोग तो ऐसे होते होंगे कि उनको समझ ही नहीं आता होगा इधर या उधर क्या करें। नहीं, वो अपने पॉइंट पर अड़ जाते हैं। और हाँ, ये समझ में नहीं आता कि वो मेरी गलती कहाँ है, वो दूसरे की गलती निकालते रहेंगे, तेरी गलती है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने को मॉडिफाई नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग लगा लिया। अब वो समझते हैं इस सामने वाले को मेरी बात को मानना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि की मुश्किल है। तो उसने अभी बुद्धि से बात की, उसी योग्यता से बात की, अनुभव से बात की, पूरा एक्सपीरियंस लगा दिया, और फिर आपने मान लो मना कर दिया। तो हो सकता है कि सामने वाला ना समझ पा रहा हो, तो दूसरा वाला समझाने की जगह कहता छोड़ो, कागज़ खींच के चल देता है, अब आपसे क्या बात करनी। तो ये ना करके उनको ये जो कमी है उसको ना करके उसको अपनी बात को दोबारा से समझाना चाहिए, ताकि वो समझा सके। इसका प्रतीक है जैसे ऊपर एक चांद बना हुआ है, फिर नीचे एक सर्कल है और नीचे एक वही क्रॉस का निशान है। ऊपर जो एंटीना है, बोलिए उसको चांद जिसको बोले, एंटीना टाइप है, दो एंटीना है। जी जी। नीचे एक सर्किल है, नीचे सर्किल तो वही एटम है। हाँ, एटम जो बड़ा हो गया, तो ऊपर क्या हो गया, एंटीना हो गया। दो एंटीना बराबर एंटीना है, ऐसे ऐसे जी। इसका मतलब है कि तर्क और वितर्क सामने खड़े हुए हैं। अच्छा। एक पक्ष और विपक्ष दोनों सामने खड़े हुए हैं। राशि बुध की है, दोनों के पास दिमाग है, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था। जी हाँ। आपने कोई बात की या मैंने कोई बात की, और आपने अपने दिमाग से सोचा, तो दोनों का जो एंटीना है अपना काम कर रहा है। तो आपने कोई प्रपोजल दिया या मैंने प्रपोजल दिया, आपको वो प्रपोजल उचित नहीं मालूम पड़ा, तो वो दोनों बराबर हैं और दोनों के तर्क और वितर्क बराबर होते हैं। तो यहाँ पर संवाद आसानी से नहीं इस्टेब्लिश होता, एक मुश्किल होती है। अब उसके नीचे जो है, नीचे जो क्रॉस बना हुआ है या प्लस बना हुआ है, क्रॉस ये बताता है कि ये जो बात है इसमें से रिजल्टेंट तो निकल सकता है। अगर दोनों दिमाग मिल जाएं, बजाय वो तर्क वितर्क करने के संवाद स्थापित करें, तो जहाँ संवाद स्थापित हो जाता है वहाँ से नई खोजें, नई चीज़ें, नयापन, जितनी रिसर्च होती है साइंस में, या जहाँ एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में झगड़े के बाद में, आपने देखा होगा बड़ा डिसएग्रीमेंट होता है, तेरी बात मैं नहीं मानता, मेरी बात तू नहीं मानता, फिर बाद में कोई सोल्यूशन भी निकलता है फिर शायद, फिर था, क्योंकि अंत में वो जो नीचे का क्रॉस है, तो वो ये चाहता है कि ये जो प्रपोजल है, इस प्रपोजल का कोई भविष्य है, लेकिन एक तरीके का भविष्य नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा दूसरा व्यक्ति सोच रहा है। वो दोनों मिल जाएं तो इसमें से कहीं कोई रिजल्टेंट निकल के आता है। ऐसे कई सारे मसले होते हैं, कई सारे जो डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, डिबेट होते हैं, इधर का डिबेट होता है। मैं टीवी के डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी मतलब लड़ते रहते हैं, मैं बौद्धिक डिबेट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मालूम पड़ता है कि ये तरीका नहीं हो सकता, तुम्हारा तरीका भी सही है, हमारा तरीका भी सही है, लेकिन जब दोनों मिल जाएं तो कमाल हो सकता है। ये इंडिकेट करता है। जैसे बुध रीजनिंग है, लॉजिक है, और इसका जो प्रतीक है कि स्त्री पुरुष का युग्म बताया है, तो इस राशि की विशेष खूबसूरती क्या है जो इन लोगों को दूसरों से अलग करती है? कि खूबसूरती इस राशि की ये है कि ये अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी रखते हैं। दे आर डिफरेंट देन अदर्स। वो अपने आप को, क्योंकि जब भी आपका बुद्धि वाला पक्ष ज़्यादा होगा तो आपके मन वाला पक्ष कम हो जाएगा। तो ये लोग मन से संचालित नहीं होते। अच्छा। मन में कोई विचार आया तो मन से संचालित नहीं होते, हर बात का की नाप तोल करते हैं, प्रैक्टिकल। और अगर बहुत गहरे में सोचा जाए तो हर बात की नाप तोल नहीं हो सकती। अगर हर बात की नाप तोल होगी तो हमें नतीजा नहीं मिलेगा, इसलिए इनको नतीजा मिलने में देर लग जाती है। ये खुद ही नतीजा नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि ये नाप तोल करना शुरू कर जाता है। क्योंकि अगर आपके मन में कोई विचार आया, और मन कभी धोखा नहीं देता,
अगर मन अशुद्ध ना हो तो धोखा नहीं देता। मैं अशुद्ध मन की बात नहीं कर रहा हूँ, शुद्ध मन की बात कर रहा हूँ। शुद्ध मन धोखा नहीं देता, और उस शुद्ध मन को अगर बुद्धि पकड़ ले तो वो कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। तो कई कार्य ये लोग ऐसे करते हैं कि चमत्कार कर देते हैं। सारी बात नेगेटिव नहीं है इनमें, लेकिन जहाँ ये इनके कन्विक्शन है, जहाँ ये क्लियर हैं, तो जहाँ यहाँ उनसे बेहतर किसी बात का आंसर देने वाला कोई नहीं है। लेकिन इनके मन और बुद्धि में एक सिंक्रोनाइजेशन कम हो पाता है। जी जी। इसलिए कई बार ये तार्किक भी होते हैं और कई बार अड़ियल भी होते हैं। जहाँ उन्होंने सामंजस्य बिठा लिया तो फिर तो बस इनके रास्ते बहुत ही आसान हो हो गए। जाता है। करेक्ट। सर, अब हम कर्क राशि पर आते हैं, जो ये की पहली जल तत्व राशि है। पहले मैं फिर इस बुक से कुछ लाइंस पढ़ूंगी जो बहुत सुंदर लाइंस हैं। आपने बहुत ये जो सुंदर बात लिखी है कि नदी सुंदर लगती है क्योंकि वह बहती है, तालाब सुंदर नहीं लगता क्योंकि वो स्थिर है। तो बहती नदी सदैव नई ताजगी, जीवन, संगीत में ऊर्जा से भरपूर लगती है क्योंकि ये प्रवाहमान है। तो अब इसको ज्योतिषीय नज़र से देखें तो उसका स्वामी तो चंद्रमा है, जल तत्व राशि है। अब चंद्रमा घट रहा है, बढ़ रहा है, जिसे हम मतलब चंचल कहते हैं, तो मनुष्य में भी किसी न किसी रूप में ये स्वभाव रहेगा। तो क्या उसके जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे, अस्थिरता रहेगी? जब ने आपने तो बताया कि नदी का प्रभाव है, तो बहुत सुंदर राशि है ये। देखिए, इसको दो एंगल से समझना पड़ेगा। एक यूनिवर्सल जी एक व्यक्तिगत। जी तो यूनिवर्सल की जब बात करते हैं, जब हम ब्रह्मांड की या बात करते हैं, या ये राशियां पृथ्वी पे कैसे काम करती हैं, जी जी। और जब ये काम करती हैं तो आपकी कोई राशि हो, आप हर राशि से प्रभावित हैं। हाँ जी। ऐसा तो हो सकता नहीं, आपकी जी। कोई भी राशि हो, आप जो आपकी राशि है उससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन दूसरी राशियाँ भी कहीं ना कहीं आपको प्रभाव करती हैं। आपको मान लो कम ज़्यादा करें, लेकिन ये पृथ्वी को जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस लोक में हम रहते हैं, पृथ्वी लोक पर, उस पर वो ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है जी। चंद्रमा का संबंध जल से है, और ये जो राशि है वो चलायमान राशि है। हाँ जी। कर्क यानी चलायमान। चलायमान इसलिए बोल रहे कि ये मतलब वो है, चंद्रमा है इसका? चंद्रमा है, वैसे भी चलायमान है ना, हम्म। वो भी बोले ना कार्डिनल साइन है ना। जी ये हाँ, चर साइन कार्डिनल है। साइन है जी, ना, जी, जी। चलायमान है ना। जी तो इसका मतलब ये चाहिए चलायमान राशि है, और जल चलायमान है। जी हाँ। जल चलायमान है, राशि चलायमान चल है, और जल का सबसे बढ़िया प्रतीक क्या है जो चल रहा है, सतत चल रहा है? वो नदी चल रही है। हाँ जी। समुद्र तो नहीं चल रहा, जी। समुद्र तो वहीं ऊपर नीचे हो रहा है, हम्म। और पॉन्ड भी है वो नहीं चल रहा, जी हाँ। तालाब भी नहीं चल रहा, हम्म। तो नदी चल रही है। और नदी कहाँ से निकलती है? अगर मान लो गंगा की बात करें तो गंगोत्री से चलती आपने है। हाँ यहाँ इसकी गंगा से भी किया है कि कर्क में हम गंगा नदी के जल के समान कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जी हाँ। गंगोत्री से चल रही है, हाँ जी। वहाँ से चल रही है, और बहुत गहरे में जाएं तो शिव की जटाओं से चल रही है जी। है ना। हाँ शिव जी, की जटाओं से चल रही है, तो शिव की जटाओं से चलती हुई, गंगोत्री से होती हुई, फिर ये कल कल करती हुई, लहराती हुई, और हर मौसम को देखती हुई, हर पत्थर से टकराती हुई, क्या व्याख्या है। हर नदी नाले को अपने में समेटी हुई, हाँ जी। कभी जी। छोटी होती हुई, कभी बड़ी होती हुई, तो ये अपने जाकर वहाँ पर जाकर मिल जाती है। मेरे को एक जलालुद्दीन रूमी की पर्शियन पोइट्री याद आ गई मेरे को। तो नदी के बारे में बोलते हैं कि नदी समुद्र के पास पहुँच गई, अब वो डर रही है कि मैं आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, और मैं क्या करूं। फिर समझती है पीछे कैसे जाऊं, पीछे जा सकती नहीं हूं, कि मैं अगर आगे जाऊंगी तो मैं तो ख़त्म हो जाऊंगी, तो मेरा अस्तित्व तो ख़त्म हो जाएगा, क्या मैं ख़त्म होने को राज़ी हूं। तो वो घबरा रही है, फिर वो हिम्मत करती है कि अब मेरे को ख़त्म ही तो होना था। मैं जब वहाँ से चली थी पहाड़ से, तो मेरा गंतव्य ये था, और मेरा मंतव्य ये था कि मैं जाके यहाँ पर मर्ज हो जाऊं और अपने को खो दूं। तो अपने को खोने को तैयार होती है। तो पोइट्री मेरे को याद आ गई, तो रूमी की पोइट्री थी। तो इट्स ए ब्यूटीफुल पोइट्री कि वहाँ अपने अस्तित्व को खोना। तो अंत में आदमी अपने अस्तित्व को खोने के लिए परमात्मा से मिलने का प्रयास करता है, तो नदी वही प्रयास करती है।
कर्क राशि में चंद्रमा का बड़ा ही सुंदर अस्तित्व हो गया, पर इसका सिंबल जो है वो केकड़ा है। अब ये क्या तालमेल है और ये कर्क राशि के लोगों के लिए क्या संदेश दे रहा है? देखिए, जो क्रैब है या केकड़ा है, ये केकड़ा इसलिए है क्योंकि ऐसा दिखता है आकाश में। अगर आप इसके सारे नक्षत्रों को मिलाएं और इस राशि को आकाश में देखें तो इट लुक्स लाइक ए क्रैब की तरह दिखती है। जी हाँ। तो अगर ये क्रैब की तरह दिखती है तो राशियां जो हैं ये हमको मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, इन सब के प्रतीक से दिखते हैं आकाश में, और इन्हीं सब से हमारा इस दुनिया में लेना देना होता है। कोई राशि शेर है तो हमको शेर भी यहाँ मिलता है इस दुनिया में, बैल है तो बैल भी मिलता है, मेढ़ा मिलता है, क्रैब मिलता है, स्कॉर्पियो मिलता है, तो हमको ये सारे जानवर भी हमको मिलते हैं जिनसे हमारा वास्ता है, और ये इसका आकाश से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो क्रैब जो है, क्रैब के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो अपनी पीठ पे, ऐसा बोलते हैं कि अपनी पीठ पे अपना पूरा घर लेके चलता है। जी, पूरा परिवार लेके चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग परिवार की देख रेख करते हैं, या फिर इनके ऊपर जिम्मेदारियां रहती हैं। एक ही बात है, जिम्मेदारियां हो तो उनको वहन करने को तैयार हो जाते हैं। अगर मान लो जिम्मेदारियां सर पे आगे रहें तो भागते नहीं, कई लोग भाग जाते हैं। जी। तो ये लोग इस तरह से उसको लेके चलते हैं। और अगर इनकी आंखें आप देखें क्रैब की तो दूर से दूरबीन की तरह दिखती है, तो दूरदृष्टा भी होते हैं, तो प्लान कर लेते हैं कि 10 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, या कल क्या होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। और ये जल पे भी रह लेते हैं और पृथ्वी भी रह लेते हैं। तो इसका मतलब दोनों स्थितियों में अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। पृथ्वी यानी अगर मान लो दिक्कत वाली स्थिति हुई तो वहाँ कर लिया, जल में चले गए, जल में कर लिया। और अगर आप इनके जो सिंबल्स हैं, जो सिंबल्स बने हुए हैं राशियों के, तो वो अगर आप देखेंगे तो 2 राउंड बने हुए हैं। तो 2 राउंड बने हुए हैं दोनों तरफ से, अगर आप देखें किताब में। अगर हम उसको देखें तो दे लुक लाइक ब्रेस्ट, स्तन की तरह दिखते हैं। स्तन के प्रति आदमी का बड़ा भारी अट्रैक्शन है अनादिकाल से, और जितने भी चित्र मिलेंगे आपको स्त्री के, उसमें उसके स्तन को या ब्रेस्ट को बड़ा मतलब हर एंगल से दिखाया गया है। लेकिन उसका जो गहरा मतलब है, गहरा मतलब तो ये है कि वो तो जीवन की शुरुआत है। वो तो बच्चे के लिए है, आपके लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है। अट्रैक्शन आता आम आदमी को हो रहा है, आम आदमी पागल हुए जा रहा है, लेकिन वो जो बच्चा आएगा कल को, उसकी तैयारी में हो रहा है सब कुछ। जी हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से जो इस किताब में हमने कहने का प्रयास किया, हमने हर एंगल से समझने का प्रयास किया। जो लग रहा है, दिख रहा है कि हमारे लिए अट्रैक्शन है या उसमें आपका सेक्सुअल अर्ज जाग रही है, लेकिन उसका मतलब तो बड़ा गहरा है। तो प्रकृति अपने को बहुत कई तरह से प्रकट करती है, तो कई तरह से प्रकट करती है, तो वो उसका एक जो स्तन को इतना हम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन वो आपके लिए, एक बच्चे के लिए जीवन दायिनी है, जीवन दायिनी का काम करता है, जीवन प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बिना उसका जीवन संभव नहीं हो सकता। तो राशियों के कई मतलब है। तो ये लोग इस तरह का कार्य करने का प्रयास करते हैं कि ये अपना भी भला कर सकें, अपने आसपास के लोगों का भला कर सकें। और इनका जो इमोटिव साइड होता है, इमोशनल साइड होता है, वो काफ़ी एक्टिव होता है। और दूसरा, दे आर स्टोरी टेलर ऑल्सो, ये कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, क्योंकि कल्पनाशील होते हैं, और एक ही वो कहानी को 10 बार सुना सकते और चंद्रमा चूंकि घटता बढ़ता रहता है, तो ये अंदर से डरपोक भी होते हैं, कई स्थितियों से इनको डर भी लगता है, लेकिन वो डर व्यक्त नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ के हम सिंबल देखें तो उन सिंबल से फिर हमको पूरा व्यक्तित्व मालूम पड़ता है कि व्यक्तित्व क्या है। तो जैसे इतनी संवेदनशील राशि है ये, तो क्या इसका इनके व्यक्तिगत जीवन पर या सामाजिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है। मून की राशि है तो इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत होते हैं जी, लेकिन चूँकि ये उस अप्स एंड डाउन को झेल जाते हैं जी, और इनके पास जो इनका जो
मन है वो उसमें बहुत लोग समा सकते हैं, तो बहुत लोग समा सकते हैं, तो फिर ये अपने मन को मार के ही बहुत सारे काम करते हैं, और ये कल्पनाशील होते हैं। जब ये क्रिएटिविटी क्षेत्र में होते हैं तो कमाल करते हैं। इनकी जैसी कल्पना करने वाला कुछ नहीं, कोई आदमी नहीं, आसानी से नहीं मिलता। और ये सख्त हो जाए तो वो सख्त भी हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। तो मैंने ये इसलिए पूछा था क्योंकि यहाँ कुछ और ही लिखा था, उसका आंसर मिल गया। इसमें लिखा है कि आपने कि जैसे इनके चंद्रमा की मनस्थिति होती है इनकी घटती बढ़ती, तो ये लिखा है कि संभव है कि आज हम क्रोध में हो, कल उदास, परसों प्रफुल्लित और चौथे दिन हम मौन धारण कर लें, तो और पांचवें दिन खूब बोलें। यानी हमारी मनोस्थिति के विभिन्न आयाम हमें जीवित रखने में सहायक होते हैं। ठीक बात है। तो ये जिस तरह से मून के बदलाव होते हैं, फेजेस होते हैं, हाँ। तो शुक्ल पक्ष के अलग होते हैं, कृष्ण पक्ष के जी। अलग होते हैं, उसी तरह इनकी फेजेस होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये चाहे लग्न हो चाहे जी। राशि हो, दोनों में ही ये रिजल्ट बहुत सॉलिड मालूम पड़ते हैं। और ये जो भी हमने किताब लिखी थी, काफ़ी साल हो गए लिखे को, इसको तो 20-22 साल हो गए, 22-23 साल हो गए, और पता नहीं कितने प्रिंट छप गए इसके। और ये किताब हिंदी में मिल जाती है, इंग्लिश में मिल जाती है, अभी रिसेंटली रशियन लैंग्वेज में भी जी इसका हाँ। ट्रांसलेशन हुआ है। जी। अब हम दूसरी अग्नि तत्व राशि पर आते हैं, सिंह राशि पर। तो पहले ही कुछ पढ़ती हूँ मैं इसमें से, आपकी बुक में से, कि यहाँ हमें भिन्न प्रकार की अग्नि के दर्शन होते हैं। यह एक परिष्कृत अग्नि है। इसका मेष वाली जो दिशाहीन अग्नि थी उससे कोई सामंजस्य नहीं है। यहाँ हमें एक दिशा आत्म प्रेरित शक्ति से परिपूर्ण अग्नि मिलती है। तो इसको हम किस तरह लेंगे आगे की यात्रा में? यहाँ पर जो राशि है, यहाँ सूर्य की राशि है, सिंह जी। राशि है। तो सूर्य से ही हम इस दुनिया में प्रकाशित होते हैं, और एनर्जी भी मिलती है। और सूर्य को हम आत्मपरक बोलते हैं, जी और सूर्य में ही हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, सब इसमें मौजूद हैं। जी। और सूर्य की जो एनर्जी है, और ये 5वां घर भी है हाँ ज़ोडिएक का, जी। 5वां जी। घर है। और 5वां घर जो है हृदय का है, हाँ जी। हृदय का है, यानी आत्मा का घर है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ सब ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ कैसे? ठहरा हुआ है, यहाँ जो अग्नि है जी। वो ठहरी हुई अग्नि है। यहाँ जो प्रकाश है, एनर्जी है, ठहरा हुआ प्रकाश है। अच्छा। एनर्जी यहाँ ठहरी हुई। सूर्य 24 घंटे अवेलेबल है अलग अलग पार्ट्स में, तो सूर्य की एनर्जी पूरी दुनिया में हर समय मौजूद है। जी हाँ। मंगल जो है, मंगल की जो एनर्जी है वो तात्कालिक है, तात्कालिक प्रकट हो गई, तात्कालिक छुप गई, जी हाँ। तात्कालिक विध्वंसक हो गई, तात्कालिक शुभ हो गई। जी हाँ। तो वो उसमें तत्काल का वो है जो अनकंट्रोलेबल है। तो ये इसलिए परिष्कृत है कि ये कंट्रोल्ड है, इसको जी। पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। एनर्जी जी, को जी, मालूम जी। है, प्रकाश को मालूम है मेरा क्या उपयोगिता है। तो जो जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है, जहाँ अंधकार नहीं है वहाँ ज्ञान है। जी। तो इसलिए ये जो एनर्जी है, इसको हमने इसलिए बोला कि ये परिष्कृत है, ये ऑर्गेनाइज है, और ये स्वचालित है। मंगल को एनर्जी सूर्य से मिल रही है, लेकिन सूर्य की आत्मपरक एनर्जी स्वयं से आ रही है। तो जो स्वयं से एनर्जी आ रही है वो ज़्यादा शुद्ध है, ज़्यादा व्यवस्थित है, और ज़्यादा यूज़फुल है। तो जैसे इसका स्वामी सूर्य बोला हमने, और शेर है इसका सिंबल। इनके हम जो कारकत्व पढ़ते हैं कि ईगो है, आत्मविश्वास है, दृढ़ निश्चयी होते हैं, ऐसे ऐसे जो कारकत्व लिखे होते हैं, तो उस हिसाब से तो इन लोगों को दूसरे से सामंजस्य बिठाने में बड़ी प्रॉब्लम आती होगी। और दूसरे एक तरफ बोलते हैं कि ये लोग बड़े साफ हृदय के होते हैं, आत्मा है, सो आत्मा इनकी बड़ी शुद्ध होती है। जो सूर्य है जी। या शेर है, शेर जो है वो जंगल का राजा है। तो वो जंगल का राजा है, तो जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो शेर से पंगा ले ले, जी हाँ। कोई नहीं लेता। जी। और सूर्य से कोई ग्रह पंगा ले रहा हो ऐसा भी नहीं हो रहा। खुद ही अस्त हो जाएगा। तो राजा से कोई पंगा ले रहा हो ऐसा हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इनके पास में जो ऑटोक्रेसी है, जी। जो इनके पास वो सम्राट का भाव है, या बड़े होने का भाव है, या पूर्ण होने का भाव है, जी। ये उस भाव के साथ पैदा होते हैं। कुंडली को देख के कमियां 50 तरह की हो सकती हैं। और जब आदमी पूर्ण होता है
तो वो किसी अपूर्ण आदमी का शोषण नहीं करता। जी। जो सही में पूर्ण होता है वो किसी कमज़ोर आदमी का या अपूर्ण आदमी का या उससे कम वाले का शोषण नहीं करता है, बल्कि उसको प्रोटेक्शन देता है, बिल्कुल। उसको प्रोटेक्शन देने का प्रयास करता है। और जब ऐसी स्थिति ना आए और कोई इसका विरोध करे, फिर इसको बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं है। जी हाँ। फिर इसको बर्दाश्त नहीं होता और फिर ये पूरी माइट के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको सबक सिखाने में लग जाता है। और चूँकि ये सूर्य चूँकि प्रकाश देता है, एनर्जी देता है, तो ये भी जिन लोगों के साथ प्रेम करते हैं, जो इनके लोग होते हैं, उनके लिए ये आउट ऑफ वे जाके कुछ भी करते हैं। ये अपने पास सब कुछ नहीं रखना चाहते। अगर इनके पास सत्ता होगी, पावर होगा, धन होगा, जो भी होगा, ये उसको बांटने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में यकीन रखते हैं। और ये भी उम्मीद करते हैं कि ये सामने वाला जिसको मैं जो जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इसको ये भली भांति उसका निर्वाह करेगा। और जब ऐसा नहीं होता और ये गड़बड़ देखते हैं, फिर इनका पारा चढ़ सकता है। लेकिन जनरली अगर व्यवस्था चलती रहे तो फिर ये नाहक, क्योंकि एक पावरफुल आदमी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पावरफुल हूँ। राजा आके थोड़ी रोज़ बोलता है कि मैं राजा हूँ, तुमको मालूम होता है। जो राजा नहीं है वो बताएगा ना मैं राजा हूँ। बिल्कुल सही। जो साधु है वो क्या बोलेगा, मैं साधु हूँ, तो मालूम है साधु है। तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, इनका व्यक्तित्व अपने आप में इतना कंप्लीट है जी। लेकिन कई बार ये धोखा भी खा जाते हैं। राजा जो होता है वो कच्चे कान का होता है, उसके जो आसपास के लोग होते हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको अपनी प्रशंसा बहुत पसंद होती है। तो प्रशंसा सुन नहीं सकते। प्रशंसा हर बार सच्ची नहीं हो सकती, झूठी प्रशंसा भी होती है। ये झूठी प्रशंसा होगी और जो लोग उनसे राजा से लाभ लेना चाहते होंगे वो राजा को बरगला भी सकते हैं, उसको घुमा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसका जो सिंबल है, अगर आप सिंबल देखेंगी तो सिंबल इसका एक राउंड है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके खुल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राउंड है, हम बोलते आ रहे हैं कि जो सूर्य का जो एटम है वो ही उसी का विस्तार हो रहा है। तो जब उसका विस्तार थोड़ा सा हो रहा है और फिर वो ऊपर जाता है, तो ये अपनी एनर्जी को लेकर इस दुनिया में या अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर जाना चाहते हैं। और ऊपर जाने के बाद, नीचे आने के बाद खुल जाता है। और फिर जब ये प्राप्त कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर ये बहुत सहज हो जाते हैं। तो राजा जब जीत जाता है तो फिर वो शांत हो जाते हैं। सर, आपने एक बहुत मज़ेदार बात इसमें बोली हुई है कि ये लोग बहुत अच्छा अभिनय करते हैं और अभिनय करते करते उसको वास्तविक भी मानना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली ये एक वो इनकी प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम है कि ये चूँकि ये सबसे डोमिनेटिंग होते हैं और ये 4 आदमी बैठे हों तो कोई अगर लियो राशि का व्यक्ति आ जाए या लियो लग्न का व्यक्ति आ जाए तो थोड़ी देर में वो सबको चमत्कृत करना शुरू कर देगा। आप मेरे को जानते नहीं हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया। या वो चुप भी बैठा होगा तो फिर अट्रैक्शन उसके उत्तर प्रति जाएगा कि आप बता नहीं रहे अपने बारे में कुछ। अरे हम क्या बताएं साहब, हम ये किया, हमने वो किया। तो वो स्टेज को, तो ये दे आर बॉर्न एक्टर। अच्छा। हाँ, ये पैदा एक्टर होते हैं और इनको एक्टिंग करने का बड़ा मज़ा आता है। ऐसे कई फिल्म स्टार भी हैं जिनका लग्न सिंह है या राशि सिंह है और वो बहुत सफल हैं, क्योंकि उनकी नेचुरल जो फ्लो है वो एक्टिंग का आता है। और ये एक्टिंग इतनी बढ़िया करते हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आते कि एक्टिंग कर रही हैं। अपने लोग उनके आसपास रहने वाले समझ नहीं पाते, लेकिन इनको मालूम है। दूसरा ये भी जानते हैं कि जो दुनिया है ये एक मंच है। गहरे में इनको ये समझ है कि दुनिया एक मंच है और यहाँ पर लीला ही हो सकती है, यहाँ पर एक्टिंग ही हो सकती है, लीला ही हो सकती है। तो हमारे यहाँ तो कृष्ण लीला भी है, राम लीला भी है और शिव लीला भी है। तो ये उस भाव को भी समझते हैं, क्योंकि ये आत्मपरक होने के कारण ये लीला है। तो ये एक्टिंग करते हैं और ये एक्टिंग में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पता ही रहता है कि एक्टर हैं, उसको वास्तविकता मान लेते हैं। सर, इन राशि के लोगों को आप क्या सुझाव देंगे कि जो इनकी ऊर्जा है, अहम है
उसका अपने व्यक्तिगत और अपने जो व्यावसायिक जीवन है उसे किस तरह तालमेल बिठाएं? बेसिकली तो ये लोग बहुत काइंड होते हैं, अच्छे होते हैं और लोगों को लाभ भी देते हैं, खुद भी लाभ देते हैं। लेकिन अहम जो है, फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट उठाने में दिक्कत तो आएगी ना, एडजस्टमेंट में। अहम जो है, अहम सबसे बुरी चीज़ है। जो जी हाँ। 6 कृष्ण भगवान ने गीता में 6 ऐप बोल सकते हैं, एक आदमी की कमियां हो सकती हैं, तो वो जो इनका लोभ है या क्रोध है या अहंकार है, अहंकार खासतौर से, और ये अहंकारी हो जाएं तो खतरनाक हो जाते हैं, तो जी। फिर ये डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि जब आप इतने सक्षम हैं, इतने ऑलरेडी इतने गुणों से सुसज्जित हैं, तो आपको नेगेटिविटी की ओर नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी आप चले जाते हैं तो फिर ये अपना ही नुकसान करते हैं। तो अक्सर कहते हैं कि कर्क राशि और सिंह राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन जो है बहुत उत्तम नहीं रहता। ये एक अलग विषय है, इस पे अलग से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। वैसे मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि जो भी सप्तम घर है जी हाँ। किसी भी राशि का, वो उसका एनिमी है। हाँ जी। राइट। ठीक। जैसे कर्क राशि आपने बोली, कर्क राशि सप्तम हो या लग्न हो, तो सप्तम कौन शनि हुआ? की राशि आ गई। एनिमी हो गया। और यहाँ कौन हुआ? यहाँ भी सप्तम, शनि की शनि राशि हो आ गया। गई जी। तो 180 डिग्री पे जो आदमी सबसे दूर है, जो राशि, उसको आप अपने साथ ले आते हैं या उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। एक अपने प्रबल शत्रु के साथ। जो आपका सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, हाँ, उसको लेके आते हैं, और अपोजिट पोल के बिना जिंदगी चलती नहीं। बिल्कुल। तो उसमें एकदम से एक सुखद स्थिति क्रिएट करना, वो आसानी का काम नहीं है, क्योंकि 2 डिफरेंट पोल्स जो मिलते नहीं हैं, मिलने का आभास देते हैं, तो वहाँ पर हर जगह ही कहीं ना कहीं संकट है, और बहुत कम जगह है जहाँ संकट नहीं है। एक ज़माना था जब हमारे देश में, खासतौर से आज भी, ये मैरिज जो है सामाजिक बंधन था। जी। पूरी दुनिया में ये सामाजिक बंधन नहीं है, व्यक्तिगत बंधन है, और हमारे देश में भी ये व्यक्तिगत बंधन है। जी। तो जब से ही व्यक्तिगत बंधन हुआ तो बंधन टूटता चला गया, विदेशों में बंधन रहता नहीं है। तो ये एक अलग इशू है, इस पर अलग से बात करें। अब हम अगली राशि पर आते हैं, कन्या राशि, जो दूसरी धीर स्वभाव राशि है। पहले मैं फिर दोबारा इसमें पढ़ती हूँ कि आपने लिखा है, सिंह में हमने देखा कि मनुष्य अपना प्रभुत्व जमा चुका है और संसार को अपने तरीके से जीत चुका है, और इस प्रक्रिया में उसका अहम बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में उसको व्यावहारिकता की औषधि की नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि अति घमंडपूर्ण अहम की भावना भले से बुरा अधिक करती है। कन्या की निर्मलता, पवित्रता यह औषधि प्रदान करती है। इस लाइन को आप समझाइए, अब कैसे ली, मतलब ये 2 एंगल से पकड़ना पड़ेगा। एक तो जब हम किताब लिखते हैं तो जी हाँ। एक हम लिखते हैं यूनिवर्सल एंगल से, ग्लोबल एंगल से, इन राशियों का ब्रह्मांड पे या पृथ्वी लोक पे क्या असर है, जी। कैसे ऑपरेट करती हैं। तो एक तो उसकी बात है, तो उसकी बात करते हैं। तो वहाँ पर जो ईगो है, किसी भी आदमी में ईगो को जो शांत कर रहा है, पुरुष के ईगो को शांत कर रहा है, जी जी वो स्त्री ही शांत कर रही है। जी। ये 2 तरह की स्त्री है, बड़ा संकट है ये। हम्म एक तो आपके भीतर की स्त्री है, एक सामने की स्त्री है। हम्म। हर पुरुष के भीतर स्त्री है, हर स्त्री के भीतर पुरुष है। बड़ी गहरी तो बात है ये। गहरी बात है। जी। और हर पुरुष के भीतर, मान लीजिए एक लियो की बात करते हैं, उसने बड़ा ईगो दिखाया और अपना पतन के कगार पे चला आया, तो उसके भीतर का जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक है, जी। जो उसके भीतर स्त्री है, वो उसको समझाती है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो कम लोगों को एहसास होता है, लेकिन साक्षात स्त्री ज़रूर समझाती है। जी। अगर कोई सिंह लगन का आदमी हो या सिंह राशि का आदमी हो,
वो अगर अपनी सीमाओं से क्रॉस करता है तो उसकी माँ, बहन, प्रेयसी, पत्नी उसको समझाना शुरू करती है, जी भाई साहब आप क्या करते हैं, या जी पतिदेव आप क्या करते हैं, या प्रेमी जी आप क्या करते हैं, जी आपके पास इतने सगुण हैं और आप इन गुणों को दुर्गुणों में क्यों बदलना चाहते हैं। तो ये चूँकि ये सुकन्या है, अभी ये वर्जिन है, कन्या राशि जो है, तो उसकी बात किसी को भी समझना चाहिए। फिर कहते हैं कि इस राशि के लोग धैर्यवान होते हैं, पर इसमें एक दूसरी बात भी है कि वो कन्या का जो एक स्वरूप बताया है, नौका में बैठी हुई एक कन्या जिसके हाथ में गेहूं की बाली भी है। अब नौका में बैठे हुए हैं तो संबंध जल से भी कहीं ना कहीं हो रहा है, तो अब इसको किस तरह से इसमें हम लोग फलित में अब आप लेंगे? ये देखिए कि एक यौवना, जी कन्या मत बोलिए उसको, अच्छा, एक यौवना यमुना नौका विहार कर रही है, जी इसको आप ऐसे पकड़िएगा। एक यौवना नौका विहार कर रही है और उसके हाथ में गेहूं की बाली है। बाली है जो गेहूं की बाली है वो प्रजनन को इंडिकेट करती है, अच्छा, हाँ वो प्रजनन को इंडिकेट करती है। और ये जो यौवना है ये अब नौका विहार कर रही है और ये अब ये स्त्री होने के फिराक में है। अब ये अपने कौमार्य को त्यागने को तैयार है, बशर्ते कि इसके लायक कोई व्यक्ति मिले इसे। ये अपने कौमार्य को भंग करवाने को तैयार है, क्यों, जब इस शर्त पर कि इसे कोई इसके योग्य वर मिले, क्योंकि अब ये मदरहुड का एक्सपीरियंस लेना चाहती है, माँ होने की तैयारी में। लड़की से यौवन तो हो चुकी है, युवती तो हो चुकी है, जी तो जी युवती से ये मदरहुड की तैयारी कर रही है। तो मदरहुड के लिए इसको कौमार्य का त्याग करना पड़ेगा, इसलिए नौकार में विहार कर रही है और तलाश कर रही है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि जहाँ से मैं अपने जीवन की यात्रा शुरू करूँ। सही, बहुत ही अच्छा बताया आपने, क्योंकि वही बात है, छठी से वो सप्तम की तरफ अग्रसर हो रही है ये राशियाँ, जो जोड़िए की राशियाँ हैं, तो उसी से एक कनेक्शन बन रहा है। सर इस राशि में एक चीज़ और भी लिखी है कि कन्या राशि में पृथ्वी की दोहरी प्रकृति है, जो इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि इसमें उलझन जन्मजात घटना है और इस सत्य को नकार नहीं सकते। यदि संघर्ष ना हो तो जीवन रुक जाता है। ये मतलब किस तरह से संघर्ष कैसा है इस राशि में? हमने बात की थी मिथुन की उससे पहले, जी तो मिथुन में हम बोल रहे थे कि शब्द की जो उत्पत्ति है वो आकाश से हुई, हाँ जी, और पृथ्वी पर शब्द आया वायु जी के द्वारा। जी और ये जो राशि है कन्या राशि, मिथुन भी द्विस्वभाव है जी, हाँ और कन्या भी द्विस्वभाव है, लेकिन ये पृथ्वी तत्व राशि है, जी, ये पृथ्वी तत्व राशि है। तो जो शब्द था वो विचार बन गया, जो हाँ शब्द जी, वहाँ से ट्रेवल जी किया जी था जी, तो विचार बन गया, और विचारों में आसानी से सहमति नहीं होती। बिल्कुल, दो व्यक्ति हों उनके पास 10 विचार होते हैं, व्यक्ति दो होते हैं तो जी हाँ, विचार कई हो जाते हैं। तो जब विचारों में सहमति नहीं होती तो वहाँ पर एक सामंजस्य नहीं स्थापित होता। जो सामंजस्य नहीं स्थापित होता, अब ये जैसे इसमें आपने प्रतीक बताया इसका, तो ये यौवना अब तलाश में है कि मुझे कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, जी मुझे कौन मिलेगा, सही मिलेगा नहीं मिलेगा। जी हाँ, कहानी में तो सही मिल जाता है, फिल्म में सही मिल जाता है, क्या जिंदगी में ऐसा होगा? और जिंदगी में ऐसा नहीं होगा तो फिर मेरी जिंदगी कैसी होगी? तो ये सवाल हैं, बिल्कुल, ये बड़े व्यवहारिक सवाल है, ये ज़मीनी सवाल है, ज़मीनी हकीकत है। तो इस तरह की दुविधाएं कन्या लग्न या कन्या राशि के लोगों में अक्सर हर मोड़ पे देखने को मिलती हैं। यौवना तो एक दिन के लिए अपना कौमार्य भंग कर रही है, लेकिन यहाँ रोज स्थिति ऐसी हो रही है जहाँ पर आपको ये सोचना पड़ रहा है कि मैं जो ये स्टेप लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या ये उचित है, क्या ये उचित नहीं है। तो ये दुविधा, ये जो मरकुरी की दुविधा है जी जी, या डुअलिटी की दुविधा है, ये दुविधा यहाँ पर बनी हुई है। चाहे वो वैवाहिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, या जो भी और व्यवसाय, दूसरा जो भी इसका हो। जो सिंबल है, इसका सिंबल अगर हम देखेंगे तो वो एम की तरह है, एम की जैसे बना हुआ है।
एम का बनने के बाद में वो नीचे की तरफ उसका जो एक एरो आता है, इसका एम है और वो नीचे की तरफ आता है। आप कल्पना कीजिए कि आप अभी यौवन हैं, युवा हैं और अभी आपको स्त्री होना है या अभी आपको माँ होना है, तो हमको प्रतीक से समझना पड़ेगा। ये हर दिन ना तो कि माँ हो रही है ना कोई पुरुष माँ होता है, इस तरह से नहीं। लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो कन्फ्यूजन्स है, उसकी जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी जो है उसे अपने ही जाल में फंसाती है कि मैं ऐसा कर लूँ कि मैं नहीं कर लूँ। इसलिए द्विस्वभाव राशि, जिसको द्विस्वभाव आपने बोला, तो द्विस्वभाव एक स्वभाव नहीं हो पाता। सर, आपने इसका जो रेखांकन लिखा है ना, कन्या राशि का रेखांकन काफी जटिल है। इसमें 3 सीधी खड़ी रेखाएं हैं, ऊपर से जुड़ी हैं और एक अन्य सर्पिल रेखा इन तीनों रेखा से लिपटी हुई है। तो इसका अंतिम छोर पर एक क्रॉस का निर्माण करती है। तो जो सर्पिल बात की आपने, ये क्या अनसर्टेनिटी है? हाँ, तो ये सर्किल जो है उसमें कई तरह के अनसर्टेनिटी है, कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के जवाब हैं। खुद ही आदमी जवाब और सवाल दे रहा है, लेकिन उसका जो एंगल जा रहा है वो कहीं पर उसमें भेदन करता हो जा रहा है। इस सब के बाद भी उसका भेदन करते हुए वो अपना रास्ता निकालने में पूरे सफल हो जाती है। तो कन्या का आदमी अगर एडवाइज़र आपका हो, आपका मित्र हो, आपके आसपास हो, तो इससे बेहतर आदमी आपको मिलेगा नहीं। इतना ऑनेस्ट आदमी नहीं मिलता। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही और शी जो भी कोई हो, बड़ा ऑनेस्ट होता है, बड़ा संबंध निभाने वाला होता है, संबंधों की कदर करने वाला होता है और बड़ा सेंसिटिव होता है। लेकिन उसकी अपनी दुविधाएं हैं, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता, वो उसकी अपने भीतर की स्थिति है। सर, आज हमने 4 राशियों की बात की, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, और इनमें अलग ही दृष्टिकोण राशियों का सामने निकल कर आया। आगे भी हम इस तरह से बाकी जो 6 राशियाँ रह गई उनकी बात करेंगे। उम्मीद है कि सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा और नए अनुभव भी मिले होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।